show it in the... No, I can... Just see if the focus is okay. Is rolling? Cut. Yeah, rolling. This is all old Stone Age tools. Only pebbles, very crude. अभी नहीं क्यों किया अभी? Sorry. बस बोल रहे. Okay, cut. Yeah, start walking. हाथ धूप में रखो तुम्हारा. I just say action or silence? Yeah, rolling. Action. हम इस प्राचीन प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स में हैं जो कि मानव का विकास कैसे हुआ उसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण है कि मानव जब चलते था उसका मुख्य खाने का व्यवस्था जो थी वो जानवर थी, पेड़ थे. इन रॉक शेल्टर्स जो कि नेचुरल बने हुए थे और इन रॉक शेल्टर्स में मानव आकर अपने आप को ऐसा कंफर्टेबल फील किया जहां वो उसने ये सोचा कि हम धूप से, पानी से, रेन से अपने आप को बचा सकते हैं. और उस दरमियान प्री हिस्टोरिक ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, अपर स्टोन एज के ये एक बहुत बड़ा सेटलमेंट भीमबेटका जो कि शैलाश्रय नेचुरल थे, वहां पर वो काफी समय तक, काफी हजार सालों तक अपना समय व्यतीत किया. हम लोगों को आर्कियोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का अर्लीस्ट फॉर्म था, मिडिल स्टोन एज और लेट स्टोन एज, माइक्रोलिथ्स के एविडेंस इस भीमबेटका में हमें मिली है. Cut. Change angle. One sec, sir. I'll ask you. Rolling. Yeah, rolling. ये पेंटिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पेंटिंग्स मानव के विकास का एक और श्रृंखला जोड़ती हैं कि मानव विकास कैसे हुआ है. जहां हम इस प्री हिस्टोरिक साइट में इवोल्यूशन ऑफ मैन को देखते हैं, वहां ये पेंटिंग्स ये भी बताती हैं कि अब वो प्राकृतिक चीजों से इतने सुखी हो गए हैं कि वो इस चीजों को इन पेंटिंग्स में बताना चाहते हैं कि यहाँ क्या जीव थी, यहाँ किस तरह के लोग थे, यहाँ क्या उनके सोशल एक्टिविटीज थे, उन सब को ये पेंटिंग्स में बता रहे हैं. जैसे हमें यहाँ ये पेंटिंग्स मिल रही है जो कि नियोलिथिक सेटलमेंट के बारे में बताती है और इसकी डेटिंग हम लोगों ने 10,000 BC किया हुआ है. जो किस तरह से मनुष्य का एक फॉर्म था, कबीले थे, उनका क्या रूप था, क्या वो प्रोसेशंस में जाते थे, उसको इन्होंने यहाँ चित्रित किया है. दूसरी कुछ पेंटिंग्स हमें यहाँ मिल रही हैं जिस पेंटिंग्स में जानवर उस समय किस प्रकार के थे, जानवरों का क्या रूप था. हमें यहाँ पीकॉक मिल रहा है, हमें यहाँ बाइजन मिल रहा है, हमें ये फिंगरप्रिंट्स बता रहे हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व की यहाँ श्रृंखला थी. इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये पेंटिंग्स जो थे ये मानव के विकास में एक नया अध्याय जोड़ रही थी, जो कि हमें ये बता रहे थे कि यहाँ अब मानव बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित कर चुका था. इसलिए इन पेंटिंग्स का प्री हिस्टोरिक इन साइट्स पर बहुत ही महत्व है. कट. Yeah, rolling. मैं आपको एक और नई चीज दिखाना चाह रहा हूं जो
अभी मैंने और डॉक्टर व्यास जो हमारे उपाधीक्षक पुरातत्वविद हैं, हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाए हैं उसमें क्या मापदंड बनाया है, क्या उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स, नॉन ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज किए हैं। तो अभी हम लोगों ने पेड़ों में से निकाला और देखा कि इन्होंने सिंपल पैटर्न यूज किया है, जो कि सिंपल पैटर्न ये है कि ये एक सिंबॉलिक आदमी के बारे में बताता है। कट कट। मैं आपको अभी आज जो हमने और डॉक्टर व्यास हमारे उपाधीक्षक पुरातत्वविद ने जस्ट यहाँ जो देखा कि वो प्राचीन मानव कैसे इन पेंटिंग्स को ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में यहाँ सिंबॉलिक वे में डालते होंगे, तो हम लोगों ने पेड़ में से ये एक ह्यूमन फॉर्म को एक रूप दिया है जो कि बड़ा सिंपल है। और इसको मैं समझता हूँ प्री हिस्टोरिक मैंस ने एक मापदंड बनाया है जो सिंबॉलिक बता रहे हैं कि ये मानव आकृति है, ये मानव का एक रूप है। इसी तरह उन्होंने एनिमल्स का भी, जैसे हमें ये एनिमल्स का हम लोगों ने ट्रीज से जो उसके डंठी हैं उसको तोड़ के बनाया है, उससे लग रहा है कि ये एक एनिमल ह्यूमन फॉर्मेशन में है जिसको कि वो दिखा रहे हैं। और इस पेंटिंग्स को इन लोगों ने इस रॉक पे कार्व किया है, बनाया है, पेंटिंग के रूप में डाला है। बेसिकली यहाँ पर जानवर और ह्यूमन बीइंग का ही पेंटिंग्स दिखाया गया है। ये बाइजन का लगता है, जो कि एक सिंपल वे में दिखाया है उन्होंने कि सिंपल इसकी आकृति है जिसमें लाइनियर डिज़ाइंस हैं और एक सिंबॉलिक रूप दे रहा है कि ये बाइजन का है। हमारे पास ये ह्यूमन आकृति का है, ये मानव का कैसा सिंबॉलिक एक रूप था वो दिखाया है। ये भी हम लोग अभी बना रहे थे जो कि जानवर के डंठियों के रूप में ही दिखा रहे हैं, ये पीकॉक का या किसी के रूप में जानवर का रूप दिखा रहे हैं। Show me. Yeah, then. Till down to clap, clap. Wow, we're not even flying. हाँ Nuts.
rolling. Okay. Yeah. हाँ रोल करो. Happen? Rolling? Yes sir. अच्छा ये कौन सा रॉक स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं आप इसे? इसको हम आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने सुविधा अनुसार जू रॉक बताया है। जू रॉक इसलिए बताया है कि इस रॉक शेल्टर में हमें सिर्फ जानवरों की ही पेंटिंग्स मिले हैं, और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमें जानवरों के वेरियस फेजेस में पेंटिंग्स मिले हैं, जिसमें पहले फेज में मेसोलिथिक पीरियड का है, सेकंड फेज में चाल्कोलिथिक पीरियड का है, थर्ड फेज में हिस्टोरिक पीरियड का है, और फिर मेडिवल पीरियड तक के पेंटिंग्स हमें मिले हैं। इसमें एक बहुत अच्छी पैनल है जो कि हमें हिस्टोरिक पीरियड का है, और ये अश्वमेध यज्ञ का पैनल है, जिसमें घोड़ा पे सवार घोड़ा खाली छोड़ा गया है, उसके ऊपर चिन्ह है, और वो ये घोड़ा जो छोड़ा गया है उसके ऊपर चिन्ह है, और पीछे से राजा आ रहे हैं, और इस तरफ से भी शस्त्र आ रहे हैं घोड़ों के साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है हिस्टोरिक पीरियड का। फिर हमारे पास इससे पहले के पीरियड के चाल्कोलिथिक पीरियड के एनिमल फिगर्स हैं, और इसमें भी हंटिंग सीन मोस्टली डिराइव किया गया है। हंटिंग सीन में कुछ वार सीन्स भी हैं, इन दोनों को दिखाया गया है। ये हमारे पास 4 फेजेस के पेंटिंग्स हैं, जिसमें पहले फेज की पेंटिंग जो अभी तक हमें मिली है यहाँ, वो है मेसोलिथिक पीरियड की, ये आ रही है। सेकंड फेज की यहाँ चाल्कोलिथिक पीरियड की है, ये चाल्कोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स हैं। और थर्ड हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं, ये सारे हिस्टोरिक पीरियड की पेंटिंग्स हैं जिसमें हॉर्सेस आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास मेडिवल पीरियड की भी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे उस साइड में। ये हमारे पास कुछ लेटर मेडिवल पीरियड की भी पेंटिंग्स हैं। भारत में कहाँ-कहाँ पे ये रॉक आर्ट एविडेंस है? रॉक आर्ट ऐसे देखा जाए तो जियोलॉजिकली जहाँ जहाँ रॉक शेल्टर्स नेचुरल बने हुए हैं, वहाँ हमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत मिले हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमें, मध्य प्रदेश में रीवा एरिया में, रायपुर एरिया में,
साउथ में हमें चेन्नई एरिया में, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ कहीं कहीं रॉक शेल्टर्स नेचुरल हैं, कहीं कहीं पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स में जितनी ज़्यादा तादाद में पेंटिंग्स हमें भीमबेटका में मिल रही है, जितनी ज़्यादा तादाद में हमें रॉक शेल्टर्स भीमबेटका में मिल रहे हैं, वैसा देश में कहीं भी आर्कियोलॉजिस्टों को अभी तक इतनी तादाद में नहीं मिला है। भीमबेटका के इम्पॉर्टेंट होने के 3 कॉजेज़ मैं फील करता हूँ, जो कि है सबसे बड़ा कि यहाँ नर्मदा नदी पास में बह रही थी और नर्मदा के सेटलमेंट पे आर्कियोलॉजिस्टों को एक्सकेवेशंस में बहुत ही प्राचीन, जो कि ओल्ड वाईगॉर्च कल्चर जो साउथ अफ्रीकन कल्चर है उसके कॉन्टेम्प्रेरी का हमें बॉस नोमाडिकस एलिफस स्कल लोअर स्ट्राटा में मिला है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच सेल्स का टाइम था उस पीरियड से सेटलमेंट यहाँ रह रहे थे। और इतनी बड़ी रॉक शेल्टर्स इतने अधिक मात्रा में यहाँ पर थे कि मैं समझता हूँ कि एक प्री हिस्टोरिक मैन का बहुत बड़ा टाउनशिप भीमबेटका में डेवलप कर रहा था, जिसका कनेक्शन हिंदुस्तान और विदेशों के सभी रॉक शेल्टर्स और जो नेचुरल प्री हिस्टोरिक मैन्स रॉक शेल्टर्स के पास रह रहे थे उनके साथ था। ये कैसे हम लोग समझते हैं, इसकी पुष्टि हमें इन पेंटिंग्स से मिलती है, जिसमें हमें पेंटिंग्स मेसोलिथिक पीरियड की, पेंटिंग्स हमें चाल्कोलिथिक पीरियड की, पेंटिंग्स हमें हिस्टोरिक पीरियड की और मेडिवल पीरियड की मिल रही है। इतनी अधिक तादाद में पेंटिंग भी हमें भीमबेटका में ही मिल रही है। अन्य स्थानों पर हमें या तो मेसोलिथिक पेंटिंग्स हैं या हिस्टोरिक पेंटिंग हैं, अगर वो पेंटिंग्स हैं भी तो बहुत कम मात्रा में है। अच्छा, इतने सारे सिविलाइजेशंस को ये भीमबेटका कहते हैं, क्या रीज़न बता सकते हैं इसका? रीज़न सोशली और इकोनॉमिकली प्री हिस्टोरिक मैंस के लिए ये बहुत ही फर्टाइल एरिया रहा है। नर्मदा से इनको पानी मिल जाता था, पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया था, तो इनको खाने के लिए जानवर की उपलब्धि होनी होती थी, जानवर यहाँ अच्छी तरह मिल जाते थे। और रहने के लिए ये नेचुरल रॉक शेल्टर गॉड ने बना रखा था, जहाँ ये प्री हिस्टोरिक मैन रुके हैं। यहाँ इन्होंने अपने टूल्स बनाए हैं। टूल्स भी हमें सब फेजेस के मिल रहे हैं। जब मनुष्य बिल्कुल शुरुआत में था और उसने ये सोचा कि हम जानवरों को कैसे मारें, तो उसने बड़े क्रूड पेबल टूल्स बनाने शुरू किए, जो कि अर्ली स्टोन एज का था। फिर धीरे धीरे उसकी सोशली विकास हुई है। उस टाइम उसने मिडिल स्टोन एज के टूल्स बनाने लगे हैं, जो कि छोटे थे। फिर थोड़ी और डेवलपमेंट हुई है तो माइक्रोलिथ्स बनाने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भीमबेटका का एरिया, जो कि स्कैटर्ड है अराउंड इन 20-25 किलोमीटर्स में, आज हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है कि ये बुद्नी का इलाका है या ये इलाका है, लेकिन मैं उस समय का प्री हिस्टोरिक टाइम का समझता हूँ कि ये 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ये स्प्रेडेड था और यहाँ पर बहुत बड़ी टाउनशिप प्री हिस्टोरिक सर्वाइव कर रही थी। ओके रॉक आर्ट एक ऐसी आर्ट है जो कि हमें नेचर ने दे रखा है और ये नेचर से ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी एज सच रॉक पे ऊपर कुछ नहीं हुई है। नीचे हमने जो प्री हिस्टोरिक मैंस के एविडेंसेस फाइंड किए हैं उसमें ये मिल रहा है कि उन्होंने नीचे कुछ प्लान कार्व किया है, जिसमें कि हाउस प्लान जैसा कुछ एविडेंसेस मिलता है। रॉक आर्ट में एक एडिशन ये आई है कि जो आर्ट को हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि इसमें पेंटिंग्स आए। ये पेंटिंग ऑफ आर्ट जो है ये एक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमिनन है, जिसमें हमें ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल दोनों को बहुत अच्छे से एनिमल फिगर्स में, ह्यूमन फिगर्स में, वार सीन्स में, सोशल पैटर्न में इस रॉक के ऊपर ये आर्ट मिला है। देखिए, इसको मैं आर्कियोलॉजिकली ये फील करता हूँ कि जब प्रिमिटिव मैन का विकास हुआ है तो सोशल इवोल्यूशन आया है और उस इवोल्यूशन में मैन अब अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा था कि हम क्या हैं उसको हम इस पेंटिंग में डिपिक्ट करें।
वो अपने आप को बता रहा है कि हमारी लाइफ जो थी, जो प्रिमिटिव टाइम्स की लाइफ थी, जिसमें वो जानवरों को खाता था, जानवरों को हंट करता था, आपस में उसकी सोशल गैदरिंग होती थी, सोशल गैदरिंग में भी वार होते थे, तो हमें उस तरह के वार सीन्स मिले हैं, तो उसको उन्होंने कार्व किया है और ये दिखाता है कि ये रॉक आर्ट दिखने में बहुत सिंपलिस्टिक दिख रहा है, बेसिकली स्टिक फिगर, there's no concept of volume in the film. Why do you think so? देखिए इसको इन्होंने फॉलो किया। Silence, please. Yeah, rolling. हाँ, जैसे मैं पहले बता रहे थे आपको, if you look at it, the layman technique look at it, it looks very minimalistic. It's just stick figure, but then the sense is given. देखिए उस प्रिमिटिव मैन की हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं, जो प्री हिस्टोरिक मैन की थी, वो इतने एडवांस नहीं थे कि आज हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो मोनालिसा या लियोनार्डो दा विंसी का कोई पेंटिंग हमें देंगे। लेकिन उन्होंने जो जिस हिसाब से उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई थी, उस हिसाब से उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी पेंटिंग हमें इस रॉक आर्ट पे दी है। वो पेंटिंग में उन्होंने एक पैरामीटर फॉलो किया है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि आदमी का फिगर बड़ा बेढंगा बना दिया हो, हाथ छोटा बना दिया हो, पैर बड़ा बना दिया हो, ऐसा नहीं किया है। ये दिखाता है कि उनकी अब आईक्यू इस लेवल पे आ चुकी थी, वो इतने इंटेलिजेंट हो चुके थे कि हम मनुष्य को एक रूप दें। उसमें रूप में उन्होंने लाइनियर डिज़ाइंस को फॉलो किया है और उसमें भी कहीं कहीं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी फॉलो किया है। अगर आप कलर के बारे में बता सकते हैं तो? कलर उन्होंने यूज़ किया है, ये कलर्स भी बड़े नेचुरल कलर्स को यूज़ किया है उन्होंने। अब ये कलर्स कैसे बनाया है उस पर भी हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग विचार कर रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं। लेकिन ज़्यादातर मोनोटोन रेड या वाइट, ज़्यादा इन्होंने रेड, वाइट और येलो को भी काफ़ी और रॉक शेल्टर्स में हमें मिले हैं जहाँ यूज़ किया है, लेकिन वाइट सबसे ज़्यादा है। वाइट कैसे कलर बनाया, इस पर हम लोग जो अपना रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये देखने में आ रहा है कि बोन्स जो होते थे, बोन्स को बर्न करके फिर कुछ नेचुरल पिगमेंट्स को और उनके जूस को मिला के इतना स्ट्रॉन्ग ये पेंटिंग बनाते थे। अगर आप यहाँ के बुंदेलखंड के यूरोपियन रॉक आर्ट से कंपेयर करें जी। तो क्या implications हैं? मैं ये समझूंगा कि ये देखिए, जैसे हमारे पास रॉक आर्ट में पेंटिंग्स अल्टामीरा स्पेन में है, हमारे पास ओल्डवाई गॉर्च में है, वहाँ भी पेंटिंग्स हैं और वहाँ भी सेम पेंटिंग्स हैं, सेम लाइनियर डिज़ाइंस वहाँ भी यूज़ किया गया है, वहाँ भी एनिमल्स को इसी ढंग से यूज़ किया गया है। इवन कलर भी सेम है, कलर में भी उन्होंने वाइट और रेड अल्टामीरा स्पेन में भी और ओल्डवाई गॉर्च में दोनों जगह यूज़ किया है। तो इससे ये लगता है कि प्रिमिटिव मैंस का उस टाइम में उन कल्चर के साथ भी कुछ रिलेशंस थे। अब वहाँ एडवांसमेंट क्या हुई है, बेसिकली जो मैं यूरोपियन रॉक आर्ट में फील करता हूँ कि वहाँ चूँकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे थे कि वहाँ के रॉक थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेजाइल थे और उस रॉक पे पेंटिंग सस्टेन कर गए हैं। पेंटिंग्स आज भी बहुत अच्छी तरह वहाँ दिख रही हैं। हमारा जो रॉक था ये सैंडस्टोन है और इस सैंडस्टोन में क्या है कि वेदरिंग से, वाटर इफेक्ट से वो उतना सस्टेन नहीं कर पाया। और ज़्यादातर पेंटिंग्स जो है एनिमल को रिलेट करते हैं, ज़्यादा लैंडस्केप में है, ब्रीफ में, ऐसा कुछ। हाँ, ये चीज़ हम लोगों को भी बड़ी अजीब सी लगी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उस टाइम के प्रिमिटिव मैंस का यूरोपियन एंड बुंदेलखंड इंडियन रॉक आर्ट, what can you infer from it? ऑन आर्ट इफ वी गो, अगर हम जो पेंटिंग की आर्ट को देखें तो पेंटिंग की आर्ट हमें भीमबेटका की जो आर्ट है वो सबसे ज़्यादा सुपर्ब है। उसकी जो डिज़ाइंस हैं, उसकी जो लेआउट है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेढंगा सा बनाया गया हो। जबकि हमारे पास जो विदेशों के आर्टों के बारे में है उसमें उन्होंने मेंटेन किया है, उन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी मेंटेन किया है, नॉन ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी मेंटेन किया है,
लेकिन कहीं कहीं वो लोग ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि कुछ बेढंगा सा बना दिया है। जी हाँ, ये मैं तो एवोल्यूशन पैटर्न के बारे में प्री हिस्टोरिक साइट भीमबेटका और ऐसे जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं उसमें मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, जो आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्टों ने कंक्लूजन पे आए हैं कि यहाँ हम लोगों को कुछ स्कल्स मिले थे, जिस स्कल जो फॉसिलाइज थे और उनकी हम लोगों ने क्रेनियल कैपेसिटी निकाली है तो वो 1500 सीसी थी। आज हम लोगों की क्रेनियल कैपेसिटी 1950 सीसी है, तो उससे पहले उनकी और कम रही होगी। जब इवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ है तो क्रेनियल कैपेसिटी जो ब्रेन की है वो भीमबेटका से बिगिन हो रही है, जहाँ मनुष्य को भीमबेटका या प्री हिस्टोरिक साइट से बिगिन हो रही है, जहाँ मनुष्य को अब ये फील होने लगा है कि वो अपने आप को जानवरों से ज़्यादा शक्तिशाली ना बनाए, बल्कि वो इस तरह से विकास करे कि वो जानवर जो उसका भोजन है उसको कैसे होशियारी से और चालाकी से ट्रैप करके मारे और खाए। उसकी जीविका जानवरों के मारने खाने से ही जीवित रह सकता था, उसमें उसकी ज्ञान की वृद्धि हुई है। डेकोरेटिव इन द सेंस, इसका ये मीनिंग नहीं रहा है कि ये कोई डेकोरेशन के लिए बनाया है। ये तो उनके क्या पैटर्न लाइफ स्टाइल थे उस टाइम के, उसको उन्होंने डिपिक्ट कर दिया है सिंबॉलिक वे में। नहीं, उन्होंने फ्लोरा फौना वो अभी उस उतने विकास की क्षेत्र में नहीं आ